नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। तो इससे पहले हम जो हमारी 6 यूनिटों में से 2 यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी यूनिट। और जिस तरह से हर यूनिट के पहले हमने उस यूनिट का एक परिचयात्मक वीडियो बनाया है ताकि उस यूनिट को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, उसी तरह से आज के वीडियो में हम जो हमारे यूनिट का नाम है शिक्षण अधिगम, उसके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके जो अगले वीडियो होंगे, उन अगले वीडियोज में हम उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितिवादी जो संप्रत्यय हैं और अधिगम के सिद्धांत और उस सिद्धांतों में जो निहितार्थ हैं, छिपे हुए जो अर्थ हैं, उनके बारे में, और किशोर अधिगमकर्ता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, और शिक्षण के लिए इन विशेषताओं का क्या निहितार्थ है, इनके बारे में विस्तार से, जैसे हर यूनिट में हमने पॉइंट टू पॉइंट साइकोलॉजी के जो सिलेबस है उसमें हमने पढ़ा है, उसी तरह से इस यूनिट को भी हम पूरा करेंगे। तो आज के वीडियो को पढ़ने के बाद में इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, प्रश्न किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं शिक्षण अधिगम जो यूनिट है उसके परिचयात्मक वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं तीसरी यूनिट का नाम है शिक्षण अधिगम। तो अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। तो जैसे हमारी यूनिट का नाम है शिक्षण अधिगम, तो यहाँ पर जो अधिगम शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो सीखना। और पहली यूनिट में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो पहली यूनिट का तीसरा पॉइंट था, वहाँ भी हमने इन दोनों शब्दों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से चर्चा करी थी। दूसरा बिंदु है अधिगम निरंतर चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो पहली विशेषता थी अधिगम की, इसका सामान्य अर्थ है सीखना। अधिगम की दूसरी विशेषता है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरे इसकी विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी पूरी दुनिया में ये चलने वाली क्रिया है। निरंतर का मतलब है कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया, जीवन पर्यंत ये चलती है। अगली इसकी विशेषता है कि अधिगम एक मानसिक क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो इन 3 बिंदुओं में अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है। अगला बिंदु है अधिगम के लिए आवश्यक शर्तें। तो हमारा जो यूनिट का नाम है वो शिक्षण अधिगम है। तो पहले हमने अधिगम की विशेषताएं यहाँ पर देखी। दूसरा बिंदु है अधिगम के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहली शर्त है अभिप्रेरणा, यानी जिस भी व्यक्ति में हम अधिगम करवाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमें करना होगा उसको अभिप्रेरित, यानी जिस भी क्षेत्र में उसको हम अधिगम करवा रहे हैं उस क्षेत्र के लिए उसको प्रेरणा देनी होगी। उस प्रेरणा के बाद जो व्यक्ति है जिसको हम अभी प्रेरणा दे रहे हैं वह अनुक्रियाएं करेगा। अनुक्रिया का मतलब होता है प्रेरणा के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम अनुक्रियाएं कहते हैं। संस्कृत में अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद में किया जाने वाला। फिर तीसरे इसकी शर्त है पुनर्बलन, यानी जब व्यक्ति अनुक्रियाएं प्रारंभ कर देता है तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसको निरंतर रखने के लिए उसे पुनर्बलन देना आवश्यक है। और पुनर्बलन के बाद में अभ्यास, जिस चीज़ का वो अनुक्रियाएं कर रहा है, जिस चीज़ को अधिगम कर रहा है, उसका बार बार उसे अभ्यास करना। तो इस तरह से उसका जो अधिगम है वो स्थायी हो जाता है। तो इन शर्तों को आप मान सकते हैं कि स्थायी अधिगम के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो ये 4 शर्तें बहुत ही आवश्यक हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगला बिंदु है कि डिसेल के अनुसार, डिसेल एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान हैं। तो यहाँ याद करने का जो पहला बिंदु है कि डिसेल ने अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं, तो आपको उसका जवाब याद रखना है 5 सोपान। और कौन कौन से सोपान बताए हैं तो उन 5 के नाम भी यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो पहला सोपान है अभिप्रेरणा। तो वही जो 4 शर्तें हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उन्हीं में से है। तो सबसे पहला सोपान है अभिप्रेरणा, यानी जहाँ भी हम अधिगम करवाना चाह रहे हैं वहाँ अभिप्रेरणा होनी चाहिए। फिर जब वो अभिप्रेरणा के माध्यम से जब वो कार्य प्रारंभ कर देता है, सीखना प्रारंभ कर देता है,
तो मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, यानी बहुत सारी क्रियाएं को वो प्रयोग करेगा। फिर उन विभिन्न अनेक अनुक्रियाओं में एक सही अनुक्रिया होगी और लास्ट में उद्देश्य या लक्ष्य जिसकी वह तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वह अधिगम कर रहा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि डिसैल ने अधिगम के ये 5 सोपान बताए हैं और 5 सोपान को आपको लिख लेना है, याद करना है। उसके बारे में आपको नोट करना है, क्योंकि हमारा परिचयात्मक वीडियो है, तो तीसरी यूनिट का जितने भी परिचयात्मक जो कंटेंट है, जितने भी बिंदु हैं, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब इसके विस्तार से हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करते हुए, इनका सहयोग लेते हुए उसको समझेंगे, तो आपको इस यूनिट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम हमारे सामने 2 शब्द हैं, एक तो है अधिगम और एक है परिपक्वन। तो दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि कई व्यक्तियों का मानना है कि परिपक्वन भी अधिगम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोनों में आपको अंतर बिल्कुल समझना है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे क्रियाएं जो सभी मानव प्राणियों में किसी विशेष आयु पर प्रकट होती हैं परिपक्वन कहलाता है। तो समझने का यहाँ प्रयास कीजिए कि बिना किसी अधिगम के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानव या प्राणियों में विशेष आयु पर, यानी अलग अलग अवस्थाओं में कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से स्वतः प्रकट होती हैं, वो प्रकृति की देन होती हैं, उसको हम परिपक्वन कहते हैं। बल्कि इसके विपरीत अधिगम जो है वो एक अर्जन प्रक्रिया, अर्जन का मतलब होता है जिसको इस संसार से अर्जित किया गया हो, बाहर से ग्रहण किया गया हो। तो दूसरी भाषा में इसको समझे तो परिपक्वन एक प्राकृतिक चीज़ है और अधिगम एक वैयक्तिक चीज़ है जिसको व्यक्ति अर्जित करता है। तो जन्मजात नहीं होती और अधिगम जन्मजात नहीं होती है, बल्कि परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक न होकर शिक्षण के कारण होती है। परिपक्वन स्वाभाविक होती है, बल्कि जो अधिगम है वो स्वाभाविक नहीं होकर के, और इसका जो संपादन है, इसकी जो पूर्ति वो शिक्षण के माध्यम से होती है। परिपक्वन में कोई शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 3 बिंदुओं 4 बिंदुओं से मैंने समझाया है कि अधिगम अर्जन की प्रक्रिया है, बल्कि परिपक्वन स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वन जन्मजात है, अधिगम जन्मजात नहीं है। ये स्वाभाविक नहीं है, बल्कि परिपक्वन स्वाभाविक है। इसको शिक्षण के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन परिपक्वन को शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रत्ययों के बारे में। तो कुछ परिभाषाओं के रूप में इस प्रत्यय को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य है। शिक्षण हाव भाव तथा क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसमें पारंपरिक अंतः संबंधों से अधिगम होता है। और ये परिभाषा, ये जो प्रत्यय दिया है वो प्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक है B.O. स्मिथ। तो इसको परिभाषा के रूप में भी आपको याद रखना है कि B.O. स्मिथ कहते हैं कि जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य है। आगे इसके विपरीत आपको मिलेगा अलग मनोवैज्ञानिक का जो विचार है। शिक्षण हाव भाव और क्रियाओं की एक प्रणाली है। ये शिक्षण के बारे में दूसरा विचार है B.O. स्मिथ का। और इस प्रणाली में पारंपरिक अंतः संबंधों से अधिगम होता है। तो शिक्षण अधिगम के बारे में ये जो परिभाषा वो किसने दी है, B.O. स्मिथ ने। और परिभाषाओं को याद करने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो आप अपने अनुसार 1-2 शब्दों को ध्यान में रख करके या फिर कोई ट्रिक अपना करके आप इनको याद रख सकते हैं, लेकिन परिभाषाओं को भी आपको महत्वपूर्ण स्थान देना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम उसमें 3-4 जो प्रश्न है मनोविज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित अवश्य पूछे जाते हैं। अगला जो प्रत्यय है, अगली जो परिभाषा है शिक्षण अधिगम की, वो है कि शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है, लेकिन अधिगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। B.O. स्मिथ ने कहा है कि जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम है, लेकिन यहाँ अगली परिभाषा में हम देख सकते हैं कि शिक्षण का जो लक्ष्य है वो तो अधिगम होता है, क्योंकि शिक्षण इसीलिए करवाया जाता है ताकि अधिगम हो सके। लेकिन ये कहते हैं कि अधिगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु संपूर्ण अधिगम शिक्षण से ही होगा। लेकिन लास्ट में एक ये भी कहते हैं कि यदि अधिगम करवाना चाहते हैं तो वो शिक्षण से ही संभव है।
और ये परिभाषा देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है थॉमस एफ ग्रीन। और ये जो विचार हैं, ये जो परिभाषा, ये जो प्रत्यय है, उन्होंने कहाँ दिया है? तो इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजी की, उसका नाम है एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग। तो एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक में थॉमस एफ ग्रीन ने कहा है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम है, लेकिन अधिगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कहते हैं कि परंतु संपूर्ण अधिगम शिक्षण से ही होता है। अगला प्रत्यय है कि शिक्षण तथा अधिगम के संबंध में हार्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक अनुदेशन सिद्धांत में निम्न 4 पक्षों का उल्लेख किया है। तो अगले हमारे मनोवैज्ञानिक है शिक्षण अधिगम प्रत्यय देने वाले, उनका नाम है हार्सफोर्ड और उनकी किताब है अनुदेशन सिद्धांत। तो इस अनुदेशन सिद्धांत नामक पुस्तक में हार्सफोर्ड ने 4 पक्षों का उल्लेख किया है शिक्षण अधिगम के संबंध में। और वो जो 4 पक्ष हैं उनमें पहला पक्ष है अधिगम, जो छात्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा पक्ष है शिक्षण, जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तीसरा है पाठ्यक्रम, जो शिक्षक द्वारा उसको जो छात्र को बताया जाता है जिसके आधार पर। और चौथा है शैक्षिक आयोजन, यानी जो प्लानिंग है कि किस तरह से किस विषय को और कहाँ, किस माहौल में, किस परिस्थिति में छात्र को पढ़ाना है। तो इन चारों चीज़ों को हार्सफोर्ड ने उल्लेख किया अपनी पुस्तक में। तो आपको चारों नॉर्मल हैं, पहले पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसको आपको मनोवैज्ञानिक के साथ जोड़ करके याद करना है कि हार्सफोर्ड ने बताया कौन सी पुस्तक में, अनुदेशन सिद्धांत में। उसके बाद में अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, क्योंकि हम अधिगम को ही आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक है बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि तीव्र होगी अधिगम उतना ज़्यादा होगा। बुद्धि का स्तर कम होगा तो अधिगम भी कम होगा। स्वास्थ्य एवं उम्र, स्वस्थ व्यक्ति की जो अधिगम स्तर है वो ऊंचा होता है और अस्वस्थ व्यक्ति का अधिगम स्तर नीचा होता है। अधिगम में उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे दूसरे यूनिट में हमने जब विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी और विभिन्न प्रकार के विकास वहाँ पर पढ़े थे, वहाँ भी हमने चर्चा करी थी कि कौन सी उम्र में अधिगम का स्तर कितना होता है। अभिक्षमता यानी कैपेसिटी पर भी अधिगम डिपेंड करता है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अधिगम करेगा और जिसकी कैपेसिटी कम होती है वो कम अधिगम कर पाता है। सीखने की तत्परता, थॉर्नडाइक का नियम है तत्परता का सिद्धांत, जो हम इसी यूनिट का जो हमारा भाग है वहाँ पढ़ेंगे कि जिस व्यक्ति में सीखने की तत्परता होती है वो जल्दी सीखता है और जिसमें तत्परता नहीं होती है वो ज़्यादा समय सीखने में लेता है। अभिवृत्ति एवं प्रवृत्ति यानी रुचि, यानी आप कोई विषय उसे बता रहे हैं, उसमें यदि बालक की रुचि है तो अधिगम जल्दी होगा, और यदि उसमें उसकी रुचि नहीं है तो अधिगम करवाने में हमें कठिनाई महसूस होती है। परिणाम यानी रिजल्ट का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति का यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके सीखने में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और यदि उसका नकारात्मक परिणाम मिलता है तो उसके सीखने की, अधिगम करने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। सीखने की विधि यानी कौन सी विधि से वो सीख रहा है, यदि विधि रुचिकर है तो सीखने में मज़ा आता है, आनंद आता है, और यदि अरुचिकर विधियों का वहाँ पर प्रयोग किया गया है तो अधिगम आसान नहीं होता है। अगला है जो अधिगम को प्रभावित करने वाला 8वां कारक है अध्यापक की संप्रेषण कुशलता, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अध्यापक किसी विषय को बालक तक किस तरह से प्रेषित कर रहा है, संप्रेषित कर रहा है, तो इसकी कुशलता पर भी अधिगम डिपेंड करता है। यदि अध्यापक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में कुशल है तो बालक के जो सीखने की जो गति है वो ज़्यादा होगी। और लास्ट जो कारक है वह अध्यापक का विषय पर अधिकार, यानी अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो जिस विषय को पढ़ा रहा है उस पर उसका एकाधिकार हो, उसको संप्रेषित करने का उसमें तरीका हो। तो कहने का मतलब है यदि अध्यापक ही विषय का जानकार नहीं होगा तो कक्षा में अध्यापक का जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर होगा, और जिस तरह से उसको अधिगम करवाना चाहिए था उस तरह से वो अधिगम नहीं करवा पाता है। तो ये 9 बिंदु मैंने आपको समझाए हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब हम कुछ परिभाषाएं हैं उनको भी यहाँ पर याद रखना है। तो पहली परिभाषा है कि रोगी की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति जल्दी सीखता है, और ये परिभाषा दी है स्वार्ज ने। तो यहाँ पर स्व से स्व आप याद रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ में भी स्व है और स्वार्ज में भी स्व है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्वार्ज ने।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, अधिगम में उत्तरोत्तर वृद्धि। तो ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड का मानना है कि जो अधिगम का जो स्तर है वो शैशवावस्था में कम, बाल्यावस्था में उससे ज़्यादा और किशोर अवस्था में, इन दोनों अवस्थाओं से ज़्यादा। तो उत्तरोत्तर जैसे अवस्था में वृद्धि होती है उसी तरह से अधिगम में भी वृद्धि होती जाती है। ये किसका मानना है? गिलफोर्ड का मानना है। यदि तत्परता है तो शीघ्र सीखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि तत्परता का जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो जो व्यक्ति सीखने में तत्पर है शीघ्र सीखेगा, और जो सीखने में तत्पर नहीं है उसको सीखने में बहुत समय लगता है। अगला हमारा बिंदु है अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण का मतलब है कि एक जगह सीखी हुई चीज़ों का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो अधिगम स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति तब तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति में प्राप्त योग्यताएं दूसरे में सहायता देती हैं। और ये परिभाषा दी है सोरेनसन ने। तो इन सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम भी याद रखना है और इनकी परिभाषाओं को भी आपको दिमाग पे जोर देके याद रखना है। तो सोरेनसन का कहना है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति तब तक सीखेगा जब तक एक परिस्थिति में प्राप्त योग्यताएं दूसरे में सहायता देती हैं। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र का ज्ञान है व्यक्ति को, और उस क्षेत्र के ज्ञान का प्रयोग वो दूसरे क्षेत्र में कर रहा है, तो वो तभी तक करेगा जब तक वो उसमें मदद कर रहा है। जब से वो बाधा बनने लग जाएगा या उसमें मदद नहीं करेगा, तो पहली परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का या अधिगम का वो प्रयोग दूसरी परिस्थिति में नहीं करेगा। इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरी परिभाषा है अधिगम स्थानांतरण की, वो पीटरसन ने दी है। तो पीटरसन का कहना है कि अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग। बात वही है, कहने का तरीका अलग है। कि पीटरसन ने कहा है कि अधिगम स्थानांतरण का मतलब है कि एक विचार का, यानी पहले सीखे हुए विचार का प्रयोग नए क्षेत्र में करना ही अधिगम स्थानांतरण है। तो ये दो परिभाषाओं से आपको अधिगम स्थानांतरण समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ये अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला प्रकार है धनात्मक, यानी पॉजिटिव स्थानांतरण। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक, यानी जब पहले सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति का दूसरी चीज़ को सीखने में सहायता करता है, सहायक होता है, उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञानार्जन में बाधक। तो जब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे जाने वाले ज्ञान में जब बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सीखा हुआ कार्य सीखने को कठिन बना देना ऋणात्मक स्थानांतरण है। ये परिभाषा भी दी है, और ये परिभाषा दी है बोरिंग ने। तो सामान्य शब्दों में भी इसे याद रख सकते हैं और परिभाषा में भी इसको आपको याद रखना है कि सीखा हुआ कार्य जब सीखने को ही कठिन बना दे तो उसे किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है? तो उसे ऋणात्मक अधिगम कहा जाता है, और ये परिभाषा दी है बोरिंग ने। तीसरे प्रकार का स्थानांतरण है शून्य स्थानांतरण, कोई प्रभाव नहीं। यानी धनात्मक में हुआ था कि सीखने में सहायक हो, ऋणात्मक में हम पढ़ा था सीखने में बाधक हो, लेकिन जब ना तो सहायक हो और ना ही सीखने में वो बाधा पहुंचाता हो, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को कहते हैं शून्य स्थानांतरण। चौथा है एक पक्षीय स्थानांतरण। चोट आदि लगने पर एक हाथ का पूरा कार्य दूसरे हाथ से। तो इस तरह का जो स्थानांतरण है वो एक पक्षीय स्थानांतरण है। अगला स्थानांतरण है द्विपक्षीय स्थानांतरण। शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का प्रभाव दूसरे भाग पर, यानी बाएं हाथ से लिखना। मान लीजिए बचपन से हमने दाएं हाथ से लिखना सीखा है, और दाएं हाथ में कोई समस्या होने पर हम बाएं हाथ से भी, चाहे हमारा लेखन ठीक नहीं हो, हमारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण है उसको हम द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। तो ये 5 स्थानांतरण यहाँ पर बताए हैं। तो छठे प्रकार का स्थानांतरण है ऊर्ध्व लंबात्मक स्थानांतरण। इसको आप ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कह सकते हैं और लंबात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। श्रेणीबद्ध अधिगम भी इसको कहा जाता है।
इसको समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण है। तो सबसे पहले अंकों का ज्ञान, फिर जोड़ करना सीखना, फिर गुणा सीखना और फिर भाग सीखना। तो गणित में सबसे पहले जो बालक है व्यक्ति वो अंकों को सीखता है, फिर उसके पहले जोड़ की प्रक्रिया को, फिर गुणा, फिर भाग। तो इसी को हम श्रेणीबद्ध अधिगम या लंबात्मक स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण क्यों कहा है? क्योंकि अंकों को सीखी गई चीज़ का ही प्रयोग हम जोड़ में करते हैं, जोड़ और अंकों के सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग हम गुणा में करते हैं, और गुणा में सीखे हुए जो अधिगम है उसका प्रयोग हम भाग में करते हैं। सातवें प्रकार का हमारा स्थानांतरण है क्षैतिज स्थानांतरण। एक परिस्थिति का ज्ञान उसी प्रकार की परिस्थिति में उपयोगी होता है तो उसको हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया है कि भूगोल का ज्ञान अर्थशास्त्र में उपयोगी। इसीलिए आपने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आपने तैयारी करी है तो भूगोल और इकोनॉमी की जो पुस्तक वो अलग से नहीं आती है, लगभग एक ही आती है, क्योंकि दोनों का जो संबंध है बहुत गहन है। तो भूगोल का यदि आपको ज्ञान है तो अर्थशास्त्र को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भूगोल का सीखा हुआ ज्ञान अर्थशास्त्र में बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि ये उसी प्रकार की परिस्थितियों का एक विषय है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि धनात्मक स्थानांतरण अलग है, क्षैतिज स्थानांतरण अलग है। धनात्मक में सीखा हुआ ज्ञान किसी भी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है, उसको हम धनात्मक कहते हैं। लेकिन जब उसी प्रकार की परिस्थिति में कोई पूर्व में सीखा हुआ जो अधिगम है, ज्ञान है, वो सहायक हो तो उसको हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। तो ये था आज का हमारा तीसरे यूनिट का परिचयात्मक वीडियो, जिसमें हम अधिगम के बारे में, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम के बारे में विचार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएं, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, सारी चीज़ों की यहाँ पर हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा करी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमें संबल मिलता है वीडियो बनाने का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने तीसरे यूनिट का जो परिचयात्मक वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, तीनों के बारे में, व्यवहार, संज्ञान और निर्मितिवादी, तीनों के बारे में हम एक परिचय के रूप में एक छोटा सा वीडियो पढ़ेंगे। फिर उनके बाद में जो अधिगम के जो सिद्धांत है जिनका संबंध व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितिवाद से है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।